अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनके निधन से पूरे देश भर को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है और हमने एक ऐसा राजनेता, कुशल प्रशासक और दुनिया भर का बहुत ही विख्यात अर्थशास्त्री खोया है जिसकी हम भरपाई नहीं कर सकते हैं। आज की परिचर्चा में हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के कृतित्व और उनके व्यक्तित्व दोनों पर एक खुली परिचर्चा को आयोजित करते हैं। बहन भाइयों, इस देश का असरदार सरदार नहीं रहा। भारत के सफलतम प्रधानमंत्रियों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका निधन हो गया। बहन भाइयों, देश भर ही नहीं दुनिया भर में शोक की लहर है। मनमोहन सिंह कोई सामान्य प्रधानमंत्री या सामान्य राजनेता नहीं थे। वो एक असाधारण और अतुलनीय नेता थे, एक अद्भुत अर्थशास्त्री थे। देश 90 के दशक में, बहनों भाइयों, हमारी जो पीढ़ी है जिसने 90 के दशक में अपने किशोरावस्था में चीज़ों को बदलते देखा है, हम सब उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। 90s के दशक में, बहनों भाइयों, भारत की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब थी। हम बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे थे। हम पर दुनिया भर में कई बड़े मुल्कों ने सैंक्शन लगा रखे थे और भारत की अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने के कगार पे थी। हमारे पास बस कुछ ही दिनों का फॉरेन रिजर्व फंड बचा था। सिर्फ $3 बिलियन का फॉरेन रिजर्व बचा था भारत के पास 1991 में, और वो स्थिति बड़ी विस्फोटक हो चली थी। बहनों भाइयों, उसी वक्त एक वर्टिकल सर्जरी की भारतीय अर्थव्यवस्था को आवश्यकता थी और उस ज़रूरत में प्रमुख भूमिका निभाने खुद उतरे थे तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। बहनों भाइयों, आर्थिक उदारीकरण का जो दौर 1991 से 1996 के बीच चला, आज मॉडर्न इंडिया की इकोनॉमी का कोई अगर क्रिएटर माना जाता है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। भारत में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना, लाइसेंस राज को खत्म करना, विदेशी निवेश की सीमाओं को बढ़ा देना और भारत को एक व्यापार के डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। बहनों भाइयों, किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन तब किया जाता है जब आप उसके पास अधिकार, पावर दे दीजिए। एक्सट्रीम पीस्ट, सब सर्वाधिक और सर्वोच्च ताकत होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति स्थिर है, शांतचित्त है, लोक कल्याण के फैसले ले रहा है, तो बहनों भाइयों, उसी को महान व्यक्तित्व कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान व्यक्तित्व है। उनकी कही गई बातें आज भी देश भर में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तो उनसे बड़ा शायद ही कोई अर्थशास्त्री उनके अपने दौर का रहा हो। बहनों भाइयों, लेकिन 10 साल भारत की हुकूमत को चलाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह पर एक भी दाग नहीं लगा। कभी बड़बोलापन नहीं, कभी दिखावेबाजी नहीं, कभी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं। भले ही 2010 से लेकर 14 तक जो कैंपेन चली हो, जहां उनके खिलाफ तमाम प्रोपोगेंडा चले हों, बहनों भाइयों, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि जब इतिहास मुझे याद करेगा तो मेरे प्रति दयालु होगा। और उनको सत्ता से हटे 10 वर्ष के भीतर आज इतिहास उनके ऊपर इतना दयालु है कि उनको भारत के सफलतम प्रधानमंत्रियों में से एक, जो कल तक उनको गालियां देते थे, उन पर प्रोपोगेंडा करते थे, आज वो श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे आगे हैं और वो बता रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान व्यक्तित्व थे। बहनों भाइयों, किसी व्यक्ति की पहचान यही होती है। डरते नहीं थे, इरादे बुलंद। बराक ओबामा ने तो उनकी तारीफ के कसीदे पढ़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनके मुरीद थे। दुनिया भर के ऐसे कोई नेता नहीं। आज मैंने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट देखा। उन्होंने कहा, जिस वक्त मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था, मेरा परिवार संकट में था, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह सच्चे दोस्त की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मलेशियन सरकार के दबाव के बावजूद उन्होंने मेरा साथ चुना, मेरे बच्चों का और मेरे परिवार का ध्यान रखा। मैं ज़िंदगी भर उनको आभारी हूँ, कभी भूल नहीं पाऊँगा। जब दुनिया भर के स्टेट हेड्स आपके बारे में ऐसी बात कर रहे हो और देश कर रहे हो,
निश्चित तौर पर यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे समय में हम लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा, वित्त मंत्री के रूप में भी देखा। उनके निधन से जो रिक्तियां आई हैं, राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। लोग बहुत शिकायतें करते थे कि मौन है, मौन है, मौन है। अब लोगों को पता चल रहा होगा कि मनमोहन सिंह मौन क्यों रहते थे। उनके जो काम की शैली थी, कभी दिखावेबाजी नहीं। जिस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बराक ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने स्टेट डिनर का आयोजन किया था और मनमोहन सिंह की शान में जो कसीदे पढ़े थे वो पूरे देश को गौरवान्वित करने वाले थे। भारत की संसद को जब उन्होंने एड्रेस किया था, उस वक्त भी भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी का, मॉडर्न इकोनॉमी का उन्हें जनक बताया था। हमें अमेरिका से वैलिडेशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि देश ही नहीं, दुनिया भर में उनकी क्या साख थी। अब जब वो हमारे बीच नहीं है, एक अच्छे व्यक्ति, एक शरीफ आदमी, एक कुशल प्रशासक, एक बेहतरीन अर्थशास्त्री और मॉडर्न इंडिया के सेवियर के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा। भारत समाचार परिवार और अपने दर्शकों की तरफ से मैं इस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में जगह दें और उनकी आत्मा को शांति मिले। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर हम नजदीक से चर्चा करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वो दिव्यता, सौम्यता और विनम्रता के प्रतीक थे और मैं कह सकता हूं कि वो इंडियन इकोनॉमी के लिए आधुनिक निर्माता थे। वो भारत माता की एक ऐसे पुत्र थे जिन्होंने अपना जीवन भारत को बनाने में समर्पित कर दिया। जो आज का समुन्नत होता हुआ भारत है, उस भारत को बनाने की नींव उन्होंने डाली थी और उनकी उपस्थिति हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक भरोसा थी। देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पे फैसला लिया, उसी का परिणाम ये है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। बहनों भाइयों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब सत्ता का हस्तांतरण किया था, उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था 315 बिलियन डॉलर के आसपास थी और 1991 में सिर्फ 3 बिलियन डॉलर थी। यानी 1991 से 2014 का सफ़र हमने 100 गुने से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व देकर हम हमें गए। आज हम तकरीबन 650 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा फॉरेन रिजर्व है। यह उनकी खूबी और योग्यता ही थी। अभी मैं डिबेट में आगे बताऊंगा उनके माइलस्टोन अचीवमेंट जो आपके ही आसपास हैं, लेकिन शायद आपको याद नहीं होंगे। आज हम डिबेट के जरिए याद दिलाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में उनके कैबिनेट कुलीग रहे प्रदीप जैन आदित्य जी मौजूद हैं, फॉर्मर केंद्रीय मंत्री हैं, हमें आज डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर M.K. अग्रवाल अर्थशास्त्र विभाग के लखनऊ यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष हैं। सुधीर पंवार जी राज्य योजना आयोग के पूर्व सदस्य और बड़े मशहूर कृषि मामलों के एक्सपर्ट हैं। शरद कोहली जी जाने माने अर्थशास्त्री और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका स्वागत और धन्यवाद समय देने के लिए। प्रदीप जैन जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आपने एक लंबा वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में और उनके साथ व्यतीत किया। आप उनको किस तरह से याद करते हैं? और मैं कुछ उदाहरण के तौर पर भी आपसे कुछ दृष्टांत भी जानना चाहता हूं कि जब आप मिनिस्टर रहे तो आपका तालमेल उनके साथ कैसा रहा और एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो किस तरह से आप लोगों से पेश आते थे। ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं बुंदेलखंड जो आधा उत्तर प्रदेश में है, आधा मध्य प्रदेश में है, जिसमें करोड़ों किसान रहते हैं, उनकी तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे
जिन्होंने बुंदेलखंड की तकदीर बदलने के लिए हर खेत के अंदर कुएं, तालाब, मंडी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोच फैक्ट्री, सेंट्रल स्कूल, एम्स जैसे संस्थान बुंदेलखंड के लिए दिए। उनके मन में एक लक्ष्य था, आज अन्नदाता अगर बुंदेलखंड का संपन्न होगा तो कहीं ना कहीं देश के अंदर भी लोगों का सम्मान बढ़ेगा। तो बुंदेलखंड के करोड़ों लोग आज व्यथित हैं। बुंदेलखंड के लिए उन्होंने दुखी। कुछ बड़ा पैकेज भी दिया था आप लोगों को। जी जी, पैकेज भी दिया। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आजाद भारत की पहली यूनिवर्सिटी थी वो भी उन्होंने दी, और वो निर्णय लेने में कभी पीछे नहीं हटते थे। जैन समाज जो अल्पसंख्यक थी और उसके देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए एक माइनॉरिटी का स्टेटस जो वर्षों से लंबित था वो उन्हीं के द्वारा दिया गया। तो उनके मन में एक लक्ष्य था। आप उनके कि साथ आपने आर्थिक बहुत रूप लंबा से- वक्त काम किया एक मिनिस्टर जी। के रूप में भी। आपका उनके जी, साथ इंटरेक्शन कैसे रहता था और वो एक प्रधानमंत्री के रूप में किस तरह से आप लोगों के साथ पेश आते थे? देखिए, हम एक गरीब ड्राइवर परिवार में मेरा जन्म हुआ था और मैं पहली बार सांसद बना 2 बार विधायक बनने के बाद, और प्रधानमंत्री ने जब मुझे फोन से ये सूचित किया है कि वो मंत्रिमंडल में मुझे चयन कर रहे हैं तो मेरा गला भर आया। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी उस जगह पहुंचूंगा, और जब मैं संसद में उनके सामने पहुंचा, उनसे कभी बात की, तो एक गार्जियन की तरह उनका स्नेह रहता था। कम बोलते थे और वो कहते थे काम पे ज्यादा ध्यान दो, बुंदेलखंड को तुम्हें संभालना है। इन अनुभवों के साथ आप उनको एक नेता के रूप में, या जब वो निर्णय लेते थे तो उनके निर्णयों में आप किस प्रकार से लोक कल्याण देखते थे, या फिर वो किस तरह से पेश आते थे? ये पहला सवाल है। दूसरा, उनकी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल था जिसको UPA 2 कहते हैं, उसमें तमाम लांछन भी लगाए जाते थे। हालांकि जो लांछन लगाते थे आज उनकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, पहला सवाल जो आपने कहा है कि उनके अंदर स्पष्ट बाध्यता थी, और मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूंगा कि जब बुंदेलखंड को पैकेज मिला तो हम चूंकि एक पार्टी के वर्कर भी थे, हम चाहते थे कि इसकी पब्लिसिटी हो। जिस खेत के अंदर 5 लाख रुपए का कुआं बन रहा, मंडी बन रही, उसमें हम बोर्ड लगाएं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि भारत सरकार योजना आयोग से ये पैकेज गया है, हम केवल कार्य के लिए पैसा देते, अगर तुम इसका विज्ञापन या कुछ करना चाहते हो तो आप कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करें। अगर वो विज्ञापन करना चाहे तो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने भी कहा कि सरकारी काम का विज्ञापन नहीं करते। तो स्पष्ट बाध्यता थी, और हमें लगता है कि ये उनकी सोच बताती है कि वो दिखावे से ज्यादा करने में विश्वास रखते थे। और जितने समय हम लोग रहे तो हम लोगों ने देखा इतने सारे लांछन लगे, 2G 4G, और सब कुछ भी नहीं निकला। यहाँ तक कि उनके घर पर उस फोर्स को भेजा जिस फोर्स के पहुंचने से सारे देशवासियों को कष्ट हुआ, चाहे CBI, और बहुत कोशिश की गई। लेकिन मैं ये मानता हूं उनका दिल बहुत बड़ा था, क्योंकि 1991 में एक गिरती हुई अर्थव्यवस्था को उन्होंने जिस ढंग से संवारा था, एक मजबूत स्थिति में अगर आज भारत 5वें नंबर पर है, तो वो उनके रिफॉर्म जो 1991 से प्रारंभ हुए थे, उन रिफॉर्म का बहुत बड़ा आधार है। आज यही कारण है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे किसी भी दल के लोग हों, हर व्यक्ति उनके लिए उन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं जिन वाक्यों से प्रतीत होता है कि उनके बिना आर्थिक आधार सुदृढ़ भारत की परिकल्पना हम कर नहीं सकते। प्रदीप जी शुक्रिया, लेकिन निवेदन ये कि हमारे साथ बने रहिएगा
और भी आज एक्सपर्ट्स मैंने सबको आमंत्रित किया है। मैं चाहता हूं कि सबके विचारों के साथ हम इस परिचर्चा को बढ़ाएं। बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, आज एक पूर्व प्रधानमंत्री का कल रात निधन हुआ, मनमोहन सिंह जी का। आपकी पार्टी उन्हें किस रूप में याद करती है? देखिए, मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज भारत समाचार के माध्यम से देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन पर हम सब समवेत रूप से अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका जन्म अविभाज्य भारत में हुआ और विभाजन के बाद वो परिवार भारत आया, यानी कि वो जिस स्थिति में परिवार था उनका संघर्ष था, और उस संघर्ष के बाद उस परिवार से निकलकर व्यक्ति अपनी क्षमता और प्रतिभा के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर दुनिया के प्रख्यात विद्यालयों से जिसने डीलिट की उपाधि ली, उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिस प्रकार से स्थान बनाया, और भारत में आकर एक प्रशासनिक व्यक्तित्व के होने के बाद भारत के राजनीतिक जगत को दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में जिसने 10 साल लगातार इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है, एक बेमिसाल व्यक्तित्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी उन्हें स्वीकार करती है, उन्हें नमन करती है। मेरा भी एक व्यक्तिगत अनुभव है। 2009 से 2014 के बीच में माननीय टंडन जी के साथ मुझे भी संसद में काम करने का मौका मिला। लखनऊ की एक योजना है शहीद पथ योजना। अटल जी के समय 2004 से थोड़ा पहले ये योजना शुरू हो गई थी, लेकिन 4 से 9 के बीच में इस योजना पर काम नहीं हुआ था। टंडन जी के साथ जब मनमोहन सिंह जी को इस विषय का ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने चिंता करते हुए इस योजना को पुनर्जीवित किया था। तो यानी कि कोई भी योजना है, निरपेक्ष आधार पर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, उस पर काम हो, और योजना राजनीतिक रूप के बजाय देश के उत्थान के लिए काम करें। इसके लिए मैंने उन्हें काम करते देखा है। व्यक्तिगत जीवन में जिस प्रकार की सादगी, जिस प्रकार की आचरण और जिस प्रकार का अपने कामों के प्रति निश्चित रूप से एक समयबद्ध आधार पर, प्रतिबद्धता के आधार पर उन्होंने काम किया है, देश उन्हें उसी रूप में स्वीकार करता है। अब आपको अफसोस होता है कि आपकी पार्टी ने 2012 से 14 के बीच उनके खिलाफ जो कैंपेन चलाया, आज आप रिग्रेट फील करते हैं? देखिए, समय निश्चित रूप से इस चीज़ का निर्णय करेगा, लेकिन कुछ चीज़ों पर आज का दिन ये अवसर नहीं है कि जिन चीज़ों पर बात की जाए। 2004 में जब अटल जी की सरकार गई थी तो देश की जीडीपी मोर देन 9 थी, और उसके बाद 2014 में सरकार जब गई तो देश की जीडीपी क्या थी, मुझको लगता है कि बहुत सारे अर्थशास्त्री यहाँ बैठे हैं, बताएंगे तो हम अच्छे निर्णय पर पहुँचेंगे। मुझको लगता है कि वो सारे पक्ष एक साथ हैं। 2004 तक के बीच में वो समय था जब हमने परमाणु विस्फोट किया था। दुनिया भर के सारे प्रतिबंध भारत के खिलाफ इतने नहीं लगे थे जो इस टर्म में लगे। इसके बावजूद भी ग्रोथ को हमने एक बहुत अच्छी स्थिति में रखा था। समय इसका निर्णय करेगा, और मुझको लगता है कि आज का ये अवसर नहीं है कि जब हम राजनीतिक आधार पर बात करें। पर समय ने तो आज निर्णय किया और उनको भारत का महान और सफलतम प्रधानमंत्री बताया जाए। निश्चित रूप से अगर 10 वर्षों तक भारत के वे प्रधानमंत्री रहे, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के वे प्रधानमंत्री रहे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उन्हें उसी प्रकार से याद कर रही है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं प्रोफेसर M.K. अग्रवाल साहब को इन्वाइट करता हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर अग्रवाल जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक अर्थशास्त्र का क्या प्रोफेसर होने के नाते, और आप उनको किस कोटि का अर्थशास्त्री, विद्वान और एक ऐसा विजनरी पर्सन मानते हैं जिसने भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसा आमूलचूल परिवर्तन किया कि उनको मॉडर्न इंडिया की इकोनॉमी का जनक माना जाता है? क्या ये बात सही है? सर्वप्रथम वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक शिक्षाविद रहे हैं, तो मैं अपनी ओर से और तमाम अर्थशास्त्रियों की तरफ से उनको नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और एक ऐसे शिक्षाविद जो अर्थशास्त्र के माध्यम से देश की सेवा करते हुए देश के उच्चतम स्तर पर पहुँचे प्रधानमंत्री 10 साल रहे, लेकिन उनका सबसे बड़ी विशेषता जो उनकी याद की जाती है वो 91 से 96 का कालखंड विशेष रूप से याद किया जाता है। आज भी अगर चर्चा में देखते हैं
तो 91 से 96 का। और मनमोहन सिंह जी इसलिए सबसे बड़े सफल वित्त मंत्री भारत के माने जाते हैं कि उन्होंने वो गलती जो नेहरू के समय हुई थी मिक्स्ड इकोनॉमी का, उससे भारत को बाहर निकाल करके जो साम्यवाद वाली बात थी वो निकाला था। क्योंकि जो दो धुर विरोधी विचारधाराएं थी, एक तरफ पश्चिम का एक तरफ पूर्व का, उसको लेकर के जो नेहरू मॉडल बना था, जिसकी वजह से 91 तक संकट बढ़ता चला गया उत्पादन बढ़ने के बाद। भारत ने अपनी इकोनॉमिक जी आप देखें तो पॉलिसीज में कंप्लीट बदलाव किया था। ये जो रहा कि उन्होंने साम्यवाद से बाहर निकाल करके कांग्रेस का शासन होते हुए भी इसको बाहर निकाला, ये उनकी सबसे बड़ी महानतम उपलब्धि है। दूसरा एक काम और रहा, वो बहुत कम पब्लिक डोमेन में है लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो भी है कि उन्होंने कंसेंसस से इसका निर्माण किया था। जो ग्लोबल एलपीजी था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं, ये एक कंसेंसस से था। उस समय की तथा जो अपोजिशन पार्टी थी उसको साथ लेकर के, उसको कॉन्फिडेंस में ले करके ये जो बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था, आप चाहे ट्रेड सेक्टर में देखें तो, आप फिजिकल सेक्टर में देखते हैं तो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखते हैं तो, या इंस्पेक्टर राज के रूप में देखते हैं, तमामों तरह के परिवर्तन थे। लोग कहते हैं लाइसेंस राज खत्म किया, लाइसेंस राज को खत्म करने की एक बड़ी सीमाएं बढ़ा दी, सीमाएं बढ़ा दी, खत्म करने की प्रक्रिया एक शुरू की। और आप देखें विदेशी निवेश को जो पहले एक हमारे लिए बहुत बड़ा जो कहते हैं बाधा थी, उसको उन्होंने खोलना शुरू किया। क्योंकि भारत की क्षमता को कहीं ना कहीं जो धुर विरोधी विचारधाराओं से हम ग्रसित थे, उसके कारण हम देखिए खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा था, ठीक था, लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा था। इन सारी चीजों से उबरने के लिए मनमोहन सिंह जी ने, उनको समय मात्र 1 महीने का मिला था, चुनाव नहीं लड़े थे 91 का, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जी आते हैं और उनको लगता है कि जिस प्रकार की वैश्विक परिदृश्य था, इराक की लड़ाई जो थी, अमेरिका जो जिस तरह से उस पर आक्रमण कर रहा था, तेल के दाम आसमान छू रहे थे, और उधर यूएसएसआर 80 के दशक में उत्तरार्ध में करीब करीब टूट फूट करके खंडित हो चुका था। ऐसे में विश्व में एक अनिश्चितता थी। तो भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए इस प्रकार के एक विजनरी वित्त मंत्री की आवश्यकता थी, जो सभी पार्टियों को साथ में लेकर के एक बड़ा निर्णय ले। और आप देखिए निर्णय किसके साथ हुआ, तुरंत लिया गया। 24 जुलाई 1991 को पहला बजट आता है, जून के अंतिम सप्ताह में सरकार बनती है। और चूंकि इनका अनुभव रहा है, बहुत व्यापक अनुभव रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काम करने का, और भारत के वित्त मंत्रालय में सलाहकार भी रहे हैं, उस तरह से भी काम किया है, तो इनके लिए बहुत, इन्होंने 1 महीने में उस प्रक्रिया को पूरी करके एक जिसको कहते हैं कि ब्लूप्रिंट उन्होंने लॉन्च कर दिया था 24 जुलाई 1991 तो 1991 हम $3 बिलियन पे खड़े थे, और जब 14 $315 बिलियन। 1991 से, मैं नहीं कहता कि पूरा उन्हीं का कार्यकाल था, मिक्स्ड कार्यकाल थे, बट ये इंडियन इकोनॉमी का अचीवमेंट था। मोर देन 100 टाइम्स आपका फॉरेन रिजर्व बढ़ा। निश्चित तौर पर उससे ज्यादा जो भारत की क्षमता थी, आप खाली वही नहीं था, भारत की जो क्षमता थी, आप देखिए अगर अखबारों को देखिए, जो अखबार एक संस्करण निकाला करते थे, विद इन 3 मंथ्स उनके कई संस्करण आ गए। बहुत सी मशीनें बाहर से लाने की अनुमति मिल गई ना, सब बाहर से मिल गई, और उनको अपना बढ़ाने का, MRTP का वो हटना शुरू हुआ। तमामों तरह की जो हम लोग जो टीवी चैनल चलाते हैं जी, इसके इक्विपमेंट भी ना बाहर से आते, पहले बड़ा मुश्किल से मिलते थे जी, प्रिंटिंग प्रेस के भी आते हैं, अभी हम आसानी से मंगा सकते जी। तो वो उन्होंने जो काम किया, यही नहीं, आप देखें तो भारत के जो उद्योग थे उनको भी अपना एक्सपेंशन करने का अवसर मिला। अब ये नहीं कि ये उत्पादन करेंगे तो केवल सेक्टर ए में तो सरकारी होगा, वो धीरे धीरे जो प्राइवेटाइजेशन है पब्लिक सेक्टर को, उन्होंने कहा कि अब इसको प्राइवेट सेक्टर को दीजिए। लोगों ने, कुछ लोगों ने, पॉलिसीज का लाभ अब हम सबको मिल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल रहा है, और आज भारतीय अर्थव्यवस्था आगे पहुंची। इसीलिए कहा जाता है कि 1991 मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हुई। क्या आप उन्हें महान व्यक्तित्व के तौर पे याद करेंगे? उनके व्यक्तिगत लाइफ भी अगर देखें ब्रजेश जी, तो एकदम निष्कलंक रहा है, बहुत सात्विक उनका जीवन। मैंने ऐसा सादगी वाला भी इंसान तो मैंने भी नहीं देखा। मैं नहीं देखा होगा, अगर आप उनके घर कभी गए होंगे, आप तो मुझे अवसर तो नहीं मिला, लेकिन मैंने उनकी मिठाई ले आते थे, फ्रिज से निकाल करके उसी डिब्बे में कहते थे एक तुम खाओ एक हम खाते हैं। तो ये उनका व्यक्तित्व था, उनके अंदर ईगो नहीं था, वो बहुत डाउन टू अर्थ थे, और व्यक्तिगत रूप से वो 1 रुपए के करप्शन के कभी भी गुनहगार नहीं रहे व्यक्तिगत तौर पर। मैं सरकार, प्रधानमंत्री, वो सारी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जिसका व्यक्तिगत जीवन निष्कलंक होगा, निश्चित तौर पर उसका सोच भी
जिसको कह बहुत सकते हैं शुक्रिया। विजनरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर सुधीर पंवार जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने कृषि के मामलों के एक्सपर्ट और राज्य योजना आयोग के मेंबर भी रह चुके हैं। पवार साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हैं तो पहली छवि आपके दिमाग में उनकी किस तरह की निर्मित होती है? एक भले आदमी की। मैं ये सहमत हूँ जी, शरीफ आदमी, वो सबसे पहले एक, जो इतनी तारीफ के बाद भी अगला बंदा हंसता भी नहीं है। सबसे पहले एक भले आदमी थे। हाँ, मैं मान ये मैं एक दृष्टांत बताता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, वो महाराष्ट्र से आते थे, एमपी साहब राजू शेट्टी। हम लोग एक फार्मर डेलीगेशन लेके मिले उनसे। तब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तब वो प्राइम मिनिस्टर थे। हमने कहा कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का जितना फायदा दूसरे सेक्टर्स को हुआ उतना किसानों को नहीं हुआ, और उसका एक एविडेंस था कि किसानों में आत्महत्या की संख्या बढ़ रही थी उस समय पे, महाराष्ट्र में स्पेशली। और एक हमारे साथ जो किसान थे, वो उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, उन्हें उतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक किताब उनकी मेज पे ऊपर से छोड़ दिया, और इतनी तेज आवाज़ हुई कि एसपीजी के लोग आए प्राइम मिनिस्टर के प्राइम सामने मिनिस्टर के सामने कि देखिए ये आपके कानून है, आप इन्हें लागू कर दीजिए कृषि में। किताब पटक दी। किताब पलट दी। वो शुगर केन एक्ट लेके गए थे, उसमें ये था कि यदि कोई शुगर मिल पेमेंट नहीं करता तो और क्या रिएक्शन था जब किताब उन्होंने वो बिल्कुल साइलेंट थे। उसने कहा मैं दिखवाता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। उसके बाद जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे सी रंगराजन साहब, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, और उसने पूरा जो अच्छा, बुरा नहीं माने प्राइम नहीं, मिनिस्टर की आप लोग इस तरह कोई बुरा नहीं माने। उन्होंने कहा मैं दिखवाता हूँ ये कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो वो प्रधानमंत्री थे, बाहर तक छोड़ने आए जब ये था कि किसान है, गुस्सा नहीं हुए ना। दूसरा जो उनका ग्रेट पर्सनालिटी, जो राजनीतिक पक्ष है, आपको अंदाजा था कि आप लोग भारत के सबसे ताकतवर आदमी के सामने बैठे हैं नहीं, और वहाँ इस तरह का काम कर रहे हैं? बातचीत में जिस तरीके से हम लोगों के साथ सहजता का वातावरण था, उसमें कभी नहीं लगा प्रधानमंत्री का। हम लोग, मैं मतलब अपनी लाइफ में कम से कम 5-6 प्रधानमंत्री के साथ मिला हूँ, लेकिन जितनी सहजता उनके साथ थी उतनी सहजता किसी प्रधानमंत्री से मैंने महसूस नहीं की। बाद में कोई केस वोस नहीं हुआ आप लोगों पे कि इस तरह नहीं, केस का कोई, हमने बताया ना, उसी बातचीत के बाद में सी रंगराजन साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी, जो लखनऊ में भी आ गई। कोई रेड वोड नहीं हुई आप नहीं, कोई रेड नहीं हुई। रेड का कोई मतलब ही नहीं है। वो रिसेप्टिव थे, मतलब जो भी आप उनसे कहिए वो रिसेप्टिव थे। ओके, नेक्स्ट उनका जो कृतित्व है, जो उनके किए गए काम है, मसलन आधार कार्ड, मनरेगा, TDS वाला सिस्टम, और सबसे बड़ी बात न्यूक्लियर डील। मैं कल से देख रहा कि जो ओबिचुरीज का राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो जो ओबिचुरीज का उनका एक बहुत पत्रकार जितने उनके साथ काम किए, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो उनकी सलाह है वो पत्रकार की तरफ से ही। उन्होंने बताया किस तरीके से हरदेश जोशी NDTV में थे उस समय, तो वो आसाम में किसी उसमें गए, तो उन्होंने उनके सामने कहा कि साहब आपकी वजह से 2 कैंप को अच्छा चलाया जा रहा, बाकी कैंप में सब में भुखमरी है। उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा इस चीज़ के लिए। तो उनकी जो पर्सनैलिटी का पार्ट था उसमें कोई दिखावा नहीं था। वो चीज़ों को ये मानते थे कि मैं पॉलिटिशियन होकर कोई अलग नहीं होगा। हमारे साथ ताजमुल हक जी थे, CACP के चेयरमैन रहे वो हमारे साथ काम करते थे, हम लोग साथ काम करते थे किसानों के लिए। तो वो उन्हें अपने हाथ से वो भेजते थे ग्रीटिंग्स। तो जब हम मिले एक बार, उसने कहा कि यू आर बिकमिंग टू मच पॉलिटिकल नाउ। प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग एक आदमी को कि आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है आजकल। आप ये देखें कि पॉलिटिकल की उनके दिमाग में क्या डेफिनेशन थी, कि जो आप मतलब आप पढ़ाई लिखाई का एक इकोनॉमिस्ट। अच्छा, उनकी कुछ बड़ी मशहूर बातें थी कि इतिहास मुझे जब मुझे याद करेगा, आकलन करेगा, तो मेरे प्रति दयालु होगा। एक हमारे मित्र हैं वो, और मैं तो यह हैरान हूँ कि पत्रकार उनसे सवाल खूब करते थे और कहते थे कि आपकी सरकार में बहुत करप्शन है प्राइम मिनिस्टर साहब, और वो सुनते जवाब पब्लिक स्पेस में। उन्होंने कहा, लेकिन एक चीज़ की गारंटी दी उन्होंने, मेरा कोई एक्ट किसी भी तरीके से किसी करप्शन में शामिल नहीं है, और वो आज तक कोई प्रूव भी नहीं कर पाया और शायद कर भी नहीं पाएगा। जहाँ तक उनकी सरकार की बात थी, देखिए जैसे छूट गए ज़्यादातर केसेस, जो हमारे जो आपका जो पैनल है उन सब का उनकी लाइफ का 2 फेज है। एक फेज था जब वो एज एकेडमिशियन, एज इकोनॉमिस्ट काम कर रहे थे, और एक जो प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर में उन्हें मालूम था कि वो किस परिस्थिति में काम करते हैं। अरे अडवाणी जी का मुकाबला करके 2009 में वापस गवर्नमेंट ले आए थे, लेकिन वो फर्म थे, रिपीट थी, वो फर्म थे कि अपनी चीज़ों के लिए फर्म थे। वो
इस देश की चुनावी राजनीति के लिए नहीं बने थे, इस देश को संकट से उबारने के लिए बने थे, जिससे वो अपना काम क्या आप करके उनको चले। एक महान व्यक्तित्व और सफलतम प्राइम मिनिस्टर माने, प्राइम मिनिस्टर में से एक? नहीं, अब तक जो भारत के अब तक के प्रधानमंत्री हैं, उनमें जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के हिसाब से जो मिडिल क्लास के लिए अलग अलग सेक्टर की अलग अलग पॉलिसीज हैं, लेकिन भारत के जो मिडिल क्लास था उसे उसके सपने पूरे करने के लिए यदि कोई प्रधानमंत्री सबसे आगे है तो मनमोहन सिंह जी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं शरद कोहली जी बहुत ही मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शरद जी स्वागत आपका। देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री और भारत को किस मुसीबत की आर्थिक परिस्थितियों से निकालकर आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं हम, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो योगदान है एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक गवर्नर के रूप में, एक फिनांस मिनिस्टर के रूप में और प्राइम मिनिस्टर के रूप में, आप उसका आकलन किस तरह से करना चाहेंगे? नमस्कार ब्रजेश और भारत समाचार के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन, हमारे सह पैनलिस्ट को मेरा अभिनंदन। देखिए 360 डिग्री फाइनेंस और इकोनॉमिक्स उन्होंने देखा। आरबीआई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, एकेडमिशियन, उन्होंने फाइनेंस इकोनॉमिक्स के जो रोल होते हैं, ऐसा लगा कि 360 डिग्री उन्होंने वो रोल अदा किए। तो ऐसा व्यक्तित्व कितनी अर्थव्यवस्था को समझता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं 1985 से स्वयं अर्थशास्त्र और वित्त जगत में जुड़ा हुआ हूं। मैं इकोनॉमिक एनालिसिस करते हुए मुझे करीब करीब 40 साल हो चुके हैं जी। और मेरा अपना आकलन ये कहता है ब्रजेश के एक 1990 का दौर था और 90-91 की शुरुआत थी। 67 टन सोना भारत से एयरलिफ्ट किया गया था। एयरलिफ्ट करा के इसको बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया था। मुझे अभी भी याद है 47 टन रखा गया था बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में, 20 टन रखा गया था बैंक ऑफ इंग्लैंड में, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचे थे। हम दिवालिया निकलने के कगार पे आ गए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं थे और हमारी अर्थव्यवस्था के दरवाजे बंद थे। कोई भी विदेशी मुद्रा, विदेशी निवेश, विदेशी इन्वेस्टर, विदेशी कुछ भी आप कह लीजिए, एफआईआई, एफपीआई, एफडीआई जो आज हम कहते हैं, ये सब हमारे यहाँ कुछ नहीं था। तब मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने कांग्रेस की, पंडित नेहरू की जो मिक्स्ड इकोनॉमी की, थोड़ी सोशलिस्टिक टच की जो इकोनॉमी थी, उससे बाहर निकलते हुए उन्होंने उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये दो उन्होंने नींव रखी। और आज उस नींव का परिणाम ये है ब्रजेश के आज हम दुनिया की शायद चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। वैसे तो 5वीं है, पर मेरा कैलकुलेशन कहता है शायद हम चौथी के कगार पे खड़े हैं, तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। $650 बिलियन का हमारा इस समय रिजर्व है और $2.2 बिलियन गिरवी रख के हमने लिया था अपने सोने को। उस समय $2.2 बिलियन गिरवी रख के आप लगाइए वहां से कहां चल के हम आ गए। तो मुझे लगता है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसकी नींव रखी। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। और शायद कम लोग जानते हैं कि जो लोग पुराने हैं, यहाँ बहुत एक्सपीरियंस पैनलिस्ट बैठे हैं, तो पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था एक जमाने में। और सेल्स टैक्स आपको, क्योंकि मैं बहुत जुड़ा हुआ था सेल्स टैक्स से, जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे ऐसा लगता था एक देश से दूसरे देश आ गए, हालांकि उस राज्य के नाम से होता था। शायद वैट, वीएटी जिसको हम कहते हैं, जो कि जीएसटी का एक प्रीकर्सर था, जीएसटी के आने से पहले वैट हुआ करता था, उसके भी जन्मदाता वही थे। 2005 में ब्रजेश, जिसको हम NREG कहते हैं, मनरेगा जिसको आज ज्यादा 2009 में उसका नाम मनरेगा हो गया। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, हालांकि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी इसको लेके आए थे, मनमोहन सिंह जी ने उसको 2005 में नोटिफाई किया। उसकी रूपरेखा पूरी मनमोहन सिंह जी ने तैयार करी और जीडीपी को उस समय 8% की रफ्तार से आगे चलाना। मैं समझता हूं उन्होंने जो बदलाव किए हैं आर्थिक रूप से, अगर मैं उस पर बोलूं। जी शरद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, शरद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मेरे साथ कनेक्ट नहीं है, मैं वापस उन्हें कनेक्ट करूंगा। एक चीज हाँ प्लीज। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कल से, लेकिन एक उन्होंने बड़ा काम किया था जो किसानों को और गांवों को प्रभावित करता था, वो था भूमि अधिग्रहण बिल। हाँ, जिससे किसानों को 4 गुना किसानों की कर्ज माफी और आधार कार्ड तो आप भूल ही गए। वीरेन जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए। वीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक पत्रकार के रूप में आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस तरह से याद करते हैं? वीरेन जी। देखिए, इकोनॉमी पर तो बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन
मैं समाज में उन लोगों की बात रखता हूं जो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नेता के तौर पर देखे। 10 साल उनकी सरकार चली और उसके बाद की जो उनके ऊपर आरोप लगे, आलोचनाएं झेली, उस रूप में उनको मैं देखता हूं, उस पर थोड़ी सी बात रखूंगा। ये कहा जा सकता है कि वो एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनका काम असाधारण था और आज इसी रूप में दुनिया उनको याद कर रही है। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो उनको बहुत सारी आलोचनाएं झेलनी पड़ी और उनको विपक्ष, खास तौर से सियासी दल के लोग उनको मनमोहन से लेकर तमाम सारे आरोप उन पर लगाते थे। वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले प्रधानमंत्री कहलाए। उनके ऊपर कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला का आरोप लगा। अन्ना आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में हुआ और उसी आंदोलन में बाबा रामदेव को सलवार पहनकर भागना पड़ा। ऐसे न जाने कितने वाकये हैं जो ये बताते हैं कि न तुझसे पहले कोई ऐसा था, न कोई तेरे बाद ऐसा होगा। परमाणु बम की जो डील हुई थी, परमाणु समझौते की, यूपीए 1 के दौरान जब उनकी सरकार से समर्थन वापस लिया गया था, तब भी उनको बहुत आलोचना झेलनी पड़ी सरकार बचाने के लिए जो उपक्रम हुए। ब्रजेश जी, आर्थिक संकट पर तो बहुत सारे विशेषज्ञों ने बोला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनमोहन सिंह की आलोचना कांग्रेस के भीतर भी इन आर्थिक संकटों के लिए होती रही है और नरसिंहा राव ने उनका साथ दिया। और जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी में परेशान थी, पैसा डूब रहा था, नौकरियां जा रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, ऐसे में वो भारत में आर्थिक सुधारों के जनक बने। ये बहुत बड़ी उम्मीद और आशा की किरण थी जी। राजनीति की एक जो मुश्किल भरी दुनिया है, उसमें आम सहमति बनाने वाले नेता के तौर पर मनमोहन सिंह को आप जान सकते हैं। गठबंधन की सरकार को 10 साल चलाना कोई मामूली काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जहां तक कहते हैं कि सरकार से हटने के बाद भी उनकी बड़ी आलोचना हुई यूपीए सरकार की, लेकिन हजार जवाबों से अच्छी उनकी एक खामोशी थी, जिसके लिए उनको कई बार आलोचना सहनी पड़ती थी, लेकिन उसने हर बार कई सवालों की आबरू को ढका उनकी उस खामोशी ने। और कांग्रेस के लिए भी कई बार ऐसी स्थितियां आईं। आज मनमोहन सिंह के लिए कहा जा सकता है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंस रहा था और हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। तो आज इस देश में उनके लिए जो शोक का माहौल है वो कुछ इसी तरह का है। जब भी हिंदुस्तान की सियासत में किरदार, काबिलियत और ईमानदारी की बात कही जाएगी, तो वो प्रधानमंत्री के रूप में देश में श्रेष्ठतम नेताओं में गिने जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि किसी धरती के किसी देश पर कभी बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आई है। क्रांति विचारों से आई है, सुधारों से आई है, चरित्र से आई है और समाज के लिए भलाई के काम करने से आई है। तो इन सब चीजों पर जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो पत्रकारों के साथ, मीडिया के साथ उनके रिश्ते क्या थे, कुछ इन लाइनों भी में भी आप जानिए। वो धीमी आवाज में बोलने वाले प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल पत्रकारिता को बुलंद रखता था। उनके कार्यकाल में हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, संपादकों को, पत्रकारों को वो मिलकर बैठते थे, टेबल पर सवाल जवाब करने की आज़ादी थी, उनकी कमियों के बारे में भी लोग पूछ सकते थे। मनमोहन के दौर में आलोचकों को खुलेआम आलोचना करने की छूट थी। विपक्ष और विरोधियों ने कई बार मनमोहन सिंह पर घोटालेबाज होने का आरोप लगाया और आखिर में उनका क्या हश्र रहा, यह अलग बात है। मनमोहन सिंह के लिए लोग कह सकते हैं कि वो सौम्य थे, सरल थे, बहुत पढ़े लिखे थे। निजी और भद्दी टिप्पणियों के बावजूद उन्होंने कभी संयम नहीं खोया।
कोई उनको कठपुतली कहता था, कोई उनको मौनी बाबा कहता था और कोई उनको कुछ न बोलने वाला गूंगा प्रधानमंत्री भी कहता था। लेकिन आज तक उनके खिलाफ जितने निजी हमले, अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणियां हुई, उस पर मनमोहन सिंह ने कभी कोई नाराजगी नहीं जताई, कभी कोई उन्होंने विरोध नहीं किया, कभी कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें जो सामाजिक व्यवस्था में चर्चा में है वो मैंने आपको बताई। और आज उनके जाने पर ये 4 लाइनें सुनिएगा कि हम लोग उनको किस रूप में याद करते हैं, कि राजनीति के आयाम किस ओर चले, क्यों अच्छे भले किरदार कहानी छोड़ चले, और लगा ना सका कोई उनके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुकाए चलता था। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आपने कृतित्व और व्यक्तित्व और आम लोग उनके बारे में क्या धारणा रखते हैं, आपने इसके बारे में प्रकाश डाला, आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, डिबेट के परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे, उनके कुलीग और उनकी सरकार और लंबे वक्त तक उनके साथ काम करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब कैबिनेट की मीटिंग्स होती थी या सरकार कोई बड़ी पॉलिसी पर काम करती थी, जैसे मनरेगा हो गया, आरटीआई हो गया, आधार के विषय हो गए, या किसानों की कर्ज माफ़ी, एक बहुत बड़ा फैसला उस वक्त की सरकार का हुआ था, तकरीबन 80,000 करोड़ के आसपास के किसानों के कर्ज माफ़ किए गए थे। क्या वो निर्णय कलेक्टिव आप सब लोगों के साथ मिलकर बैठकर बात करके लेते थे, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्ट निर्णय हो जाते थे? क्या भूमिका रहती थी उस वक्त? देखिए, जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कार्य करने की शैली थी, वो हर एक बात को कसौटी पे कसते थे। और यही कारण है कि 1991 में जब एक ऐसी स्थिति में देश आया था कि हम आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुए थे, मजबूती से आए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अगर ज्यादा लोगों से हम सलाह लेंगे, पूरी कैबिनेट के लोगों से पूछेंगे, तो अमृत निकल के आएगा। मंथन के बाद वो ये बात मानते थे, वो कहते भी थे कि विचार ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है, विचार से बड़ा कुछ नहीं। सबके विचार सुनते थे और निर्णय लेते थे, और जो उनके ऊपर एलिगेशन लगता था वो रिमोट कंट्रोल से कभी नहीं चले। सारे लोगों ने देखा उनका जो क्वालिफिकेशन है, और ग्लोबलाइजेशन के मैटर में पूरे सारे हमारे बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री आपके साथ जुड़े हुए हैं, और सभी लोगों की एक ही राय थी कि उन जैसा व्यक्ति दूसरी बार राजनीति में आना मुश्किल है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जितने ट्वीट किए, उन्होंने भी उनके व्यक्तित्व की सराहना की, उनके कार्य की सराहना की। और चूंकि हम लोग समझते हैं कि जब सत्ता और विपक्ष में बैठते हैं, एक बार जब अटल जी की टिप्पणी से वो आहत हुए थे, तो बाद में अटल जी ने कहा हम लोग अपोजिशन में हैं, उसे आप अपने अंदर मत लीजिए। तो मैं ये मानता हूं कि हमेशा उन्होंने कोई भी योजना बनाई, कोई भी नीति बनाई, हर के साथ विचार करने के बाद वो उसका क्रियान्वयन करते थे। कभी उन्होंने अपनी मंशा लोगों पे नहीं रखी, अपनी बात कही, लेकिन कलेक्टिव डिसीजन हमेशा उन्होंने किया। और यही कारण था कि वो 10 वर्ष के दौरान देश के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनको कभी आपने गुस्से में नहीं देखा होगा, कभी तनाव में नहीं देखा होगा। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, ये व्यक्तिगत जिज्ञासा है, आप तो उस कैबिनेट में भी रहे हैं, प्रणब मुखर्जी से उनके कैसे रिश्ते थे? ओके, प्रदीप जी का फोन कट गया है, कनेक्ट हुए तो ये सवाल जरूर पूछूंगा। संजय चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, एक पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में और इस देश के प्रशासक के रूप में भारतीय जनता पार्टी उन्हें किस रूप में याद करेगी, और जो भारत के इतिहास में, भारत की आर्थिक प्रगति में
डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान है, उसका आकलन आप किस तरह से करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारत की इकोनॉमी का वो दौर 1991 जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने की कगार पर थी, वहाँ एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए जो 91 टू 96 है वो एक बड़ा मील का पत्थर है। और आप मनरेगा की बात कर रहे थे, आधार की बात कर रहे थे, लेकिन 91 और 96 के बीच में एक और योजना आई थी जो ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर थे, पॉलिटिकल नहीं थे। उसमें एक छोटा सा मैं संशोधन करना चाहूँगा। ब्यूटीफुल, प्लीज बोलिए। आप कहेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, ये वो सरकार थी जिसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। वित्त मंत्री के रूप में हमने देखा है कि नरसिम्हा राव जी को काम मिला था, मार्केट गिर रहा था, अर्थव्यवस्था के बड़े धुरंधर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मार्केट को ऊपर उठाने के लिए ज़रूरी होता है कि मार्केट में पैसा डाला जाए। लेकिन पैसा डाला जाए, कैसे डाला जाए? जैसे हमने देखा है कि मनरेगा में पैसा वाला 1993 में एक देश के अंदर एक योजना लॉन्च हुई और वो थी सांसद निधि योजना। यानी कि सबसे पहले देखिए उन्होंने दोनों काम किए, मार्केट में पैसा भी डाला ये जो सांसद निधि के माध्यम से, और पॉलिटिकल डिसीजन भी ये किया कि जो सांसद जिनकी कमी थी, सांसद जो रुष्ट हो सकते थे और उनको नरसिम्हा राव जी के हाथ में कुछ था नहीं, सरकार को बहुमत नहीं था, उसको करने का ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों तरह के एक निर्णय का एक ऐसा लाए जिससे मार्केट में भी पैसा गया और जो सांसद थे वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे भी उतरे और उनको उनके पास अपने अधिकार भी पहुंचे। तो मुझको लगता है कि जो उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा समन्वयकारी रूप था, जिसको मैंने पहले भी कहा कि एक प्रशासनिक व्यक्तित्व जो एक महान अर्थशास्त्री था, उसने राजनीतिक धरातल पर भी अपने सामंजस्य का इस्तेमाल इस भारत को अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में लाने के लिए काम किया। राजनीतिक रूप से हमने देखा है कि 10 वर्ष का कार्यकाल वो दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यों को हमेशा याद रखेगी। प्रोफेसर एम के अग्रवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप आर्थिक नीतियों को कंपेयर करते हैं तो आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियां और वर्तमान दौर में जो आर्थिक नीतियां चल रही हैं उनका कंपैरिजन आप किस तरह से करना चाहेंगे? देखिए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एज ए फिनांस मिनिस्टर, वित्त मंत्री काम किया, वो एक विशेष परिस्थिति थी। और परिस्थिति थी जैसे बार बार आता है कि भारत में जो एक अजीब तरह का आर्थिक वातावरण था जिससे भारत की जो अपनी क्षमता थी वो कहीं ना कहीं दब रही थी, घुट रही थी। उससे उन्होंने बाहर निकाला और भारत को एक खुली सांस में लेकर के आए। ये उनकी बड़ी उपलब्धि रही। अगर वर्तमान में देखते हैं तो मनमोहन सिंह जी, या अगर हम उनके प्रधानमंत्रित्व के कार्यकाल को भी देखते हैं तो एक ग्रेजुअलिज्म वाला जो अप्रोच था, एक एक स्टेप बढ़ कर के चलने वाला, उसकी वजह से, और शायद उसमें उनकी उतनी बड़ी भूमिका नहीं थी जब वित्त मंत्री के अलावा जब वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उस समय के जो वित्त मंत्री और रहे हैं, जो भी रहे हैं, मुख्य रूप से 2 ही लोग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी के पास ही था वो रहे। अभी क्या आप मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को एक और बूस्टर डोज की जरूरत है इस वक्त खास तौर पर? वो चल रहा है। देखिए, पहले जब हम जीडीपी के लेवल पे काफी, मैं एक छोटा सा अंडर परफॉर्मर हूं, जीडीपी के रूप में चल रहा है। देखिए, जो वर्तमान में परिवर्तन आया उसी फेज को आगे बढ़ाते हुए स्पीड और स्केल में परिवर्तन आया। उदाहरण के तौर पर ये जो शुरू हुआ था जनधन योजना, नाम कुछ भी ले लीजिए, ये था कि गरीबों का अकाउंट खोलना। ये 2000 के बाद से शुरू, मैं तब से लेक्चर दे रहा हूं बैंकों में इस पे, और इस पे चर्चा होती थी कैसे बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा। ये मनमोहन सिंह जी कार्यकाल में भी रहा 2004 से 14 में। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, इसको 3 साल में सैचुरेट कर दिया गया। इन हाउस टॉयलेट को देखते हैं तो पहले से स्कीम है, नई स्कीम नहीं है, ये मैं मानता हूं, लेकिन उस समय स्पीड क्या था, धीरे धीरे करना। अब क्या है, उसको तेजी से करके उसको पूरा करना है। सैचुरेशन वाली अभी स्पीड आ गई है, स्पीड और स्केल दोनों। ये सहमत है कि एक बूस्टर की जरूरत है? बूस्टर, देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है और इसको 2047 तक विकसित करने की जो रणनीति है ब्रजेश जी, इसमें लगातार बूस्टर की जरूरत है। उत्तर प्रदेश का लीजिए, उत्तर प्रदेश में किसने सोचा था टूरिज्म यहाँ बहुत बड़ा बूस्टर बनेगा। हाँ, और खासतौर पर रिलीजियस टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म कहिए उसको,
और जिस प्रकार से आ रहा है ये सबको, खाली उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं इसका लाभ। आप सारे प्रांतों में आप देखेंगे जब वहाँ से बसें चलती हैं, वहाँ से टूरिस्ट चलता है, वहाँ भी लाभ होता है। तो देखिए अर्थव्यवस्था बदल रही है। और एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, उस समय भारत कमज़ोर हो रहा था, आज भारत मजबूत हो रहा है और जिन राष्ट्रों की चर्चा अभी आप कर रहे थे वो कमज़ोर। बहुत शुक्रिया। मैं प्रोफेसर पंवार का भी एक लाइन बस इतना मैं कहना चाहूँगा, मनमोहन सिंह जी राजनेता थे, नेता नहीं थे। वाह, एग्रीड। प्रोफेसर साहब, आप मुझे बताइए कि कृषि के क्षेत्र में, आर्थिक उदारीकरण के क्षेत्र में, सुधारों के क्षेत्र में, किसान, गरीब और मिडिल क्लास के क्षेत्र में जिन कामों को किया प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, अब आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो कंपैरिजन में क्या पाते हैं, अभी और तभी में क्या परिवर्तन आप महसूस करते हैं? देखिए, पूरी इस समय बाजार की चिंता ये है कि लोगों का खर्च कम होता है, कंजम्पशन जिसे कहते हैं, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है। मनमोहन सिंह जी ने उल्टा किया था, मार्केट में पैसा दिया था। अभी संजय जी बता रहे थे कि उस समय जब बूस्टर डोज की जरूरत थी, जो आप कह रहे हैं, उस समय मार्केट में पैसा अभी भी मार्केट को पैसे की बहुत जरूरत है। मार्केट को पैसे इस समय रेपो रेट ही नहीं देखिए क्या हालत कर रखी है आज 5-6 साल आप उनके समय के देख लीजिए किस तरीके से मिडिल क्लास फैमिलीज के पास पैसा आया, उसके पास गाड़ियां बदली गई। अब धीरे धीरे आय में असमानता बढ़ रही है, यानी इनइक्वलिटी है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, मतलब सीधे सीधे ये कहता हूं कि जो मिडिल क्लास मनमोहन सिंह के टाइम में फला फूला था, आज वो टैक्स की मार में और उसकी जो इनकम है उसमें कमी की वजह से करा रहा आज की तारीख में। जहाँ तक किसान की बात है, किसान की आमदनी हम चारों तरफ देख ही रहे कि किस तरीके का माहौल है। पंजाब के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए, दिल्ली में आके धरना दिए। आप ये मानते हैं कि सर्वोच्च पदों पर जो लोग बैठे हैं उनको दयालु होने की जरूरत है? समझदार होने की ज़्यादा जरूरत है। वो एक पक्षीय निर्णय ना ले। नहीं, समझदार व्यक्ति दयालु हो इसकी गारंटी नहीं है। मैंने दयालु शब्द का इस्तेमाल। हाँ, नहीं, दयालु वो तो पहली किसी भी नेता के साथ में यदि कोई पॉलिटिशियन है तो यदि वो कंसिडरेट नहीं होगा, किसी के लिए दयालु नहीं होगा, तो फिर थोड़ा दिक्कत तो होगी लोगों को उसके साथ काम करने में। तो वो तो सही बात है कि एक काइंडनेस तो जरूरी है होने के लिए, एक दयालुता होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आप सभी का बहुत शुक्रिया, और मैं अपने दर्शकों का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और पुनः डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके निधन पर मैं शोक प्रकट करता हूँ और भारत समाचार परिवार की तरफ से संवेदना भी उनके परिजनों से व्यक्त करता हूँ। और हम सब, हमारे करोड़ों दर्शक उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।